ALS, Alternative Learning Systems. Yes. आपने बीएससी किया केमिस्ट्री में, यस सर। एमएससी फिर नहीं किया। नहीं सर। बीएससी कब किया है? 2016 में सर। 16 में। 16 से अभी तक क्या क्या कर रहे थे? 16 से सर कॉम्पिटेटिव बच्चों को मैं पढ़ा रहा था एक कोचिंग में। कोचिंग पढ़ा रहे थे यस। और अपने लिए कुछ? और सर बीच में मैंने मार्शल आर्ट किया, ब्लैक बेल्ट हासिल किया उसमें। न कोई जॉब के लिए और ट्राई नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मेरा पर्पस था कि सिविल सर्विस में ही जाना है, तो उसी के लिए तैयारी कर। सिविल सर्विस कब दिया आपने पहली बार? पहली बार में सर 2018 में मैंने मेंस लिखा था। उसके बाद प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो 69 में उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, तो फिर अभी इंटरव्यू के लिए। कितनी बार दिया आपने बीपीएससी? 7 बार हो गया सर। 7 बार दिए। यस तो पहली बार इंटरव्यू तक पहुंचे आप। यस सर। और उसमें सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। यस। केमिस्ट्री में कुछ बताइए, कुछ हल्के फुल्के चीज, जैसे एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस हो सकता है? सर एटम जो होता है एलिमेंट का वो भाग होता है, जिसको उसके बाद एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम होता है, वो फ्री स्टेट में रह सकता है। जैसे H2O का है, H2O वाटर ना? यस सर। तो H2O का एक मॉलिक्यूल पॉसिबल है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पॉसिबल है सर H2 के रूप में, उसका H फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, जबकि जो अक्रिय गैस है जैसे नियोन है, तो वो एक एटम के रूप में रह सकता है। वो भी नहीं रह सकता है सर, O2 के फॉर्म में रह सकता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशन बनता है, केमिकल इक्वेशन। यस सर। तो केमिकल इक्वेशंस अगर आप कोई बना दीजिएगा यस। तो वो वास्तव में एग्जिस्ट कर जाए, क्या जरूरी है कि हम कोई इक्वेशन लिख दे? यस। इक्वेशन नहीं लिखे, बाएं और दाएं दोनों बराबर होना चाहिए, यस। सब एटम का बराबर है। तो कोई इक्वेशन आप लिख दीजिएगा तो इन रियलिटी वो एग्जिस्ट कर जाए। सर वो जब तक रेशियो में नहीं रहेगा तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ लिखने से। रेशियो मतलब अगर H2 का हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हुआ, वहाँ पे अगर नहीं, रेशियो सब ठीक है। इक्वेशन का मतलब है दोनों तरफ बराबर ना बैलेंस्ड है, यस सर, कोई कमी नहीं है किसी में, तो फिर एग्जिस्ट करेगा सर। करेगा। सर जरूरी नहीं है सर कि आपकी इक्वेशन देखने से कोई फिनोमेना हो जाए, ये जरूरी नहीं है। यस सर, प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करना की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्ट करता है वो उसी का इक्वेशन बनता है। यस। आपकी इक्वेशन बनाने से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस। सीधी आप पूछ लीजिएगा कि इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो कोई वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर जाए दुनिया में, इन रियलिटी जरूरी नहीं है। यस। समझ रहे हैं? यस। हिस्ट्री में बताइए तो कहाँ कहाँ रिवोल्यूशन हुए हैं? सर 1857 का क्रांति हुआ है। कहाँ? भारत में सर। भारत में क्या क्रांति हुआ? 1857 की क्रांति हुई। अच्छा अच्छा। अमेरिकन क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई।
तो 1857 की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, yes, दोनों में कोई डिफरेंस मालूम पड़ता है आपको? 1857 की क्रांति सर अंग्रेजों के खिलाफ थी, जिसमें मुख्य रूप से जो इनके साथ भेदभाव भू राजस्व को लेकर, धर्म को लेकर किया जा रहा था। जबकि फ्रांस की क्रांति वहाँ जो स्टेट थे उनके खिलाफ किया गया था। पहले तो आप ये कहिए कि 1857 जो क्रांति हुई या जो भी हुआ वो असफल रहा। सर असफल नहीं कह सकते हैं, और कई मायनों में सफल रहा है। किस मायने में सफल रहा? सर भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद को जगाने में सफल रहा कि हम स्वतंत्र नागरिक बने, उस रूप में देखा जाए तो सफल रहा। और अंग्रेजों से हम लड़ सकते हैं और उनको देश से बाहर कर सकते हैं, इस रूप में भी एक स्वाभिमान आया लोगों के बीच, आत्मविश्वास आया। नहीं तो पर्पस तो सर्व नहीं हुआ क्योंकि जिस पर्पस से वो हुआ था ऑब्जेक्ट उसका तो फुलफिल नहीं हुआ। अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो जिस पर्पस से वो किया गया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देना है, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम हमें आगे चल के प्राप्त हुए। सम्राट, आपने बीएससी केमिस्ट्री में किया, यस, तो आपकी केमिस्ट्री में रुचि थी, कहाँ से किया? गया कॉलेज गया से मैंने किया सर। गया कॉलेज गया, यस, तो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है मगध यूनिवर्सिटी का। यस। तो ये बताइए मुझे, हुंड्स रूल क्या है? हुंड्स रूल सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए स्पिन, सॉरी सर। अच्छा ये बताओ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? सॉरी सर। क्वांटम नंबर पर है? यस सर। अच्छा, तो सोचिए जरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर नहीं सोच पा रहा। नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं? यस सर। अभी वहीं रह रहे हैं औरंगाबाद जिले में, अपने गांव में? अभी सर मैं गया में रह रहा हूँ। गया में कब से रह रहे हैं गया में? गया में सर 2011 से मैं रह रहा हूँ। और वहां से आते जाते हैं अपने गांव? यस सर। ठीक है, तो गया और औरंगाबाद दोनों ही बिहार का नक्सल प्रभावित जिला है। यस सर। आप अपने गांव या अपने जिले में किस रूप में नक्सल समस्या को देखते हैं? सर औरंगाबाद जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के अंतर्गत आता है नक्सल को लेकर। जो 10 जिले हैं बिहार में, उसमें एक शामिल है गया और औरंगाबाद भी शामिल है। उसमें अगर हमारे क्षेत्र में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार, तो हमारे गांव से लगभग 7 या 8 किलोमीटर पूर्व की जंगल है वहाँ पे। तो वहाँ पे नक्सलियों का जमावड़ा देखा जाता था पहले, लेकिन अभी सरकार का जो एक्शन चल रहा है तो उसमें काफ़ी कमी आई है। मैं जब बच्चा था तो मेरे गांव में भी मूवमेंट होता था नक्सलियों का, तो मुझे याद है, लेकिन अब वैसा कोई मूवमेंट नहीं होता। अभी हमारे देश में नक्सलियों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी कार्यवाही कल हुई है। यस सर। कहाँ हुई है? सर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 30 से ज़्यादा नक्सलियों को मारा गया है पुलिस के द्वारा। दंतेवाड़ा में या अबूझमार में? अबूझमार में सर। दंतेवाड़ा पुलिस ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये पूरी कार्रवाई के संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी है? यस सर। अभी भारत में 40 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बचे हैं जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। गृह मंत्रालय का अनुमान है कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सल को समाप्त कर देना है देश से। भारत सरकार का एक योजना है सर, समाधान, पूरा स्मार्ट लीडरशिप, वो पूरा समाधान, हाँ, उसके अंतर्गत ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट का कार्य,
वहाँ जो जनजातीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको विकास में शामिल करते हुए, तकनीक पहुंचाते हुए, और जो नक्सल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए। स्मार्ट तो पुलिस एक्शन का है यस सर। कार्यक्रम, उसमें क्षेत्र का विकास थोड़ा बहुत आयाम है, बहुत Yes. बहुत महत्वपूर्ण आयाम नहीं है उसमें। यस। तो ये बताइए कि औरंगाबाद में को नक्सली समस्या से मुक्त कराने के लिए 2-3 कदम जो कि अब तक नहीं उठाए गए हैं, उठाए जाने चाहिए आपकी समझ से, जो आपके पास व्यवहारिक अनुभव है देखने का। बचपन में भी आपने कहा कि कुछ मूवमेंट्स देखा था, अब नहीं देखा है। यस। क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सर कि पहला काम, वहाँ जो लोकल लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग, जैसे प्रत्येक गांव में होते हैं या आसपास के, तो उनके साथ संवाद करके, उनको एक ग्रुप में शामिल करके, और जो जिनके घर से ये शामिल होते हैं, लड़के या लड़कियां, उनको समझाया जा सकता है। इसकी मैंने कमी देखी है सर। ओके, ठीक है। और अभी इतना ही सोच पा रहे सर। ओके, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। यस। ये बताइए कि अगर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यस। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यस। कंटिन्यू किए होते यस। और उनके आदर्शों पे कांग्रेस 1-2 साल और आगे बढ़ता, यस। तो उसका हमारे देश के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ता? सर मेरा मानना है कि यदि सुभाष चंद्र बोस उस समय रहते, कंटिन्यू कर गए हाँ होते? कंटिन्यू कर गए होते, तो चूंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हम ये आज़ादी लड़ कर लेंगे ना, और गांधी जी का मानना था कि हम इसे अहिंसक तरीके से लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का जो रास्ता था, उसके अंतर्गत अंग्रेजों के लड़ने की बात तो गांधी भी करते थे। हाँ, रास्ता लड़ाई हाँ का रास्ता अलग था। नेताजी क्या बोलते? नेताजी बोलते थे कि हम देश की आज़ादी लड़ कर लेंगे। लड़ कर लेंगे मतलब कि अगर हमें एक्शन लेने की जरूरत पड़े, जैसे हिंसात्मक होना पड़े, तो उसमें गुरेज नहीं करेंगे। हथियार उठाना पड़े तो गुरेज नहीं करेंगे। अगर वे अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू करते, तो उनका विचार स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर यही था, तो उस रास्ते पे चलते जो कि गांधी जी का अहिंसा से अलग होता है, और एक जो देश का अंग्रेजों क्या 1939 में इतना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का झुकाव था इस ओर, जो आप कह रहे हैं कि हथियार उठा करके भी अगर हमें लड़ना पड़े तो लड़ेंगे? सर पूरी तरीके से तो उनका नहीं था, 1940 के बाद जाकर हुआ, लेकिन एक उनका ये मानना था कि जिस तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है नरमपंथियों द्वारा, तो उस पे वो असहमत थे। ठीक। सम्राट, यस सर। आपका मानना है कि गांधी जी के जो तौर तरीके सिद्धांत है वो नरमपंथियों के? नहीं सर, नरमपंथी के नहीं है। उनका तो जो सबसे मजबूत पक्ष है कि एक मजबूत आदमी है उनके रास्ते पे चल सकता है, नरमपंथी नहीं। तो अभी आपने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि कांग्रेस के नरमपंथी जो इसे चला रहे हैं, वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए है? लड़ाई कांग्रेस को लीड तो गांधी जी कर रहे थे। यस सर। फिर तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जो रास्ता तैयार किया जा रहा है आज़ादी के लिए, उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से किया जाना चाहिए। गांधी के जो आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, चाहे संज्ञाबद्ध आंदोलन, आपके विचारों में वो एक सॉफ्ट आंदोलन है? नहीं सर, वो सॉफ्ट आंदोलन नहीं है। किसी जो हम पे शासन कर रहा है उसके नियमों को न मानना, ये तो उसके खिलाफ ही खड़ा होना होगा। 1939 में पहले सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत के किस पे आधारित है? क्या आदर्श है उनके सिद्धांत का? अच्छा, आज के समय में नेशनलिज्म को लेकर बड़ी है कि नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी हैं हम, ऐसा बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया पिछले 10 सालों में।
राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बीच में क्या अंतर है? सर राष्ट्रवाद उग्र भी हो सकता है, उसमें धर्म और पंथ का भी पुट आ सकता है, लेकिन देशभक्ति जो है किसी भी धर्म के लोग, किसी भी पंथ के लोग, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ सहिष्णुता से रहना, इस रूप में देख सकते हैं। राष्ट्रवाद के अंदर सहिष्णुता नहीं होती? राष्ट्रवाद के अंदर भी सहिष्णुता होता है, लेकिन उसमें एक बारीक अंतर होता है कि एक संभावना होती है कि वो उग्रता की ओर चला जाए। तो जो कारगिल युद्ध हुए, चाहे 1971 में हुआ या 1965, उसमें राष्ट्रवादी तत्व ज्यादा दिखता है या देशभक्ति का तत्व ज्यादा दिखता है? उसमें भी हिंसा हुआ ना, दो पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक्शन लिया, हमारे बहुत जवान मारे गए, वो राष्ट्रवादी है या देशभक्त है? सर सॉरी सर, क्लियर नहीं। केमिस्ट्री है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यस आप व्हाइट वॉश करते हैं यस सर। चूना से व्हाइट वॉश होता है, उसमें चमक, शाइनिंग आ जाता है, यस किस कंपाउंड के कारण? सर जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर CO2 से रिएक्शन करने के बाद। क्या CO2 से रिएक्शन करता है? CO2 से क्या रिएक्शन करता है? चूना करता है। चूना का फॉर्मूला? CA। बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना? सर इसमें बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। सॉरी सर, क्यों इतने कंफ्यूज? क्या है पोस्ट प्रेफरेंस आपका? बिहार शिक्षा सेवा है, और दूसरे बिहार नंबर शिक्षा से। और राज्य कर सहायक आयुक्त, और तीसरे नंबर पे अधीक्षक मदनी से। अच्छा, जो रेवेन्यू सिस्टम है बिहार में, यस सर। जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है, उसमें आपको लगता है कि जो भूमि निबंधन होता है, भूमि निबंधन में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ा दिया गया है, जिससे जो गरीब हैं, जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा बोझ बढ़ा है, जो किसान हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ बढ़ा है? मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि चूंकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, तो सरकार के पास राजस्व आएगा अच्छा मात्रा में, तभी विकास का कार्य किया जा सकता है। तो वो कोई ज़्यादा निबंधन के जो टैक्स लिए जा रहे हैं ठीक ही नहीं सर। ठीक ही है, मतलब और राजस्व के और तरीके अपनाए जा सकते थे यस सर। राजस्व प्राप्ति के। और आपके नजर में ऐसा है, आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं जिससे और राजस्व प्राप्ति के तौर तरीके अपनाए जा सके सरकार? यस सर, जैसे पर्यटन को लेकर इको जो पार्क है ये सब डेवलप करके, या राजगीर का है तो इसके माध्यम से राजगीर में तो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो Yes, रहा है sir. सरकार। आपका अपना कुछ सुझाव जो अभी तक सरकार नहीं की है या करने के प्रोसेस में नहीं है? सर्किट बनाकर, थीम आधारित सर्किट बनाकर उससे रेवेन्यू को जनरेट किया जा पर्यटन से आपका Yes, sir, मामला है। पर्यटन से मामला है। और शराबबंदी को क्या, शराब अगर खुले तो बहुत अच्छा राजस्व आएगा? सर राजस्व से ज़्यादा यहाँ पे सामाजिक मुद्दा के रूप में हम देखते हैं इसे। सामाजिक बदलाव हो रहा है शराबबंदी से, तो इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक। ओके, थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया। अब बैठिए, रिलैक्स, फीडबैक का सेशन। Yes. तो हाउ विल यू रेट योर ओन परफॉर्मेंस? कैसे करेंगे मूल्यांकन से अगर करना हो इस प्रदर्शन को? Yes. तब आप 24 तारीख को जब जाएंगे Yes, sir. तब बेहतर हो जाए। तो अभी आपको कैसा महसूस हो? ठीक लगा, थोड़ा सा ऑनर्स पे और भी काम करना पड़ेगा देखने में, और थोड़ा सा जैसे देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये सब कॉन्सेप्चुअल पे थोड़ा सा और क्लियरिटी होनी चाहिए, और मुझे थोड़ी समझ में आ रही है। इतिहास आपका ऑप्शनल है तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आइडिया डेवलप कीजिए हमारे। तो देखो, अभी जो है आपका एरिया जो है केमिस्ट्री में थोड़ा सा जो अप्लाइड पार्ट है वो वीक है। Yes, sir. अभी आपके पास 15-18 दिन का समय है, Yes. ठीक है? आधा घंटा 40 मिनट जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ लोग है, Yes. आपके बैचमेट्स या कॉलेज में जो उसी में PG कर रहे हैं या कुछ उससे, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करिए, कॉमन टर्म्स, ठीक है, बेसिक टर्म्स, बेसिक अप्लाइड पार्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है? Yes.
मान लो कि फैक्चुअल क्वेश्चन का 1 2 3 4 नहीं भी जवाब दोगे कोई बात नहीं, यस ठीक है, लेकिन अगर बहुत बेसिक है तो जवाब देना चाहिए, ठीक है। एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि आपने कैजुअली कर लिया ग्रेजुएशन, कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है, यस तो वो इंप्रेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टेटमेंट्स आपको थ्रो करना है अगर अपने ऑप्शनल से, तो थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से, आपको थोड़ा सा आर्टिकुलेशन की जरूरत है, आर्टिकुलेट होना है, आपने चीजों को जाना है, लेकिन जब उसको प्रस्तुत करना होता है तो बेहतर शब्दों के चयन के साथ प्रस्तुत करना है। यस ऑफिसर लेवल पे एक बात जो सिपाही कहता है किसी चीज को, और एक जो डीएसपी कहता है, एक जो आईजी कहता है, सेम चीज को कहने का क्या होता है, थोड़ा तरीका अलग होता है। ये वाला इंप्रेशन आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है, आर्टिकुलेशन। जैसे मान लीजिए गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी 1939, आपने सही कहा कि अगर वो कंटिन्यू किए होते तो उसका क्या प्रभाव होता, लेकिन उस दौरान आप ये कह गए कि दोनों के रास्तों में जो अंतर था उसको आप नहीं समझते, ठीक है। 1939 में जो मूल रूप से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो था प्रिंसिपल विच वाज ड्राइविंग नेताजी एंड गांधी जी। नेताजी का क्या मानना था कि यू शुड हिट द एनिमी हार्ड व्हेन एनिमी इज वीक, यस दुश्मन पर आक्रमण करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक आक्रमण ही क्यों ना, कब, जब दुश्मन कमजोर। और गांधी का क्या था कि दुश्मन पे आक्रमण करना चाहिए जब दुश्मन मजबूत हो, और उस आक्रमण से अगर उसको हरा दिया तो वो दुश्मन सदैव के लिए समाप्त हो, ठीक है, वो विजय आपका परमानेंट है, ठीक है। लेकिन नेताजी के साथ उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या था कि अगर इस समय अगर हम कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और ब्रिटेन थोड़ा फंसा हुआ है, कमजोर है, और अगर वो इस आंदोलन को दबा दे तो भारत की आजादी 25 साल आगे पहुंच जाएगी। एक डिफरेंस का मेन बिंदु था दोनों के बीच। और जो आपने बोला नेताजी सुभाष चंद्र, वो बाद में आया जब वो कांग्रेस से रिजाइन किए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, यहाँ से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से रशिया गए, रशिया से जर्मनी गए, हिटलर से मिले, ठीक है, और हिटलर ने बोला कि आप जो है जापान में जाए, ठीक है, और तब फिर आजाद हिंद फौज, तब थोड़ा सा उनका मिलिट्री रूल और थोड़ा सा मिलिट्री स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस का एक अलग थॉट्स ट्रिगर हुआ, ठीक है। लेकिन 1939 तक वैसा नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा मैच्योर कमेंट करना है हिस्ट्री के इवेंट्स में, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रवाद और देशभक्ति, अब यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। नेशनलिज्म में एक नेशनल आइडेंटिटी होता है एंड पेट्रियोटिज्म में एक लव फॉर कंट्री एंड इट्स कल्चर आल्सो। तो जब इस थॉट्स को आगे बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद आपको डिफरेंस दिखने लगेगा अगर आप इस डिसिप्लिन के विद्यार्थी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा करना है, यस ओके। दूसरा आर्टिकुलेशन में थोड़ा इंप्रूव करना है, यस ओके। बाकी आपका बहुत सारा गुड थिंग है, बहुत काम हो, राइट, इसको मेंटेन करना है, हम्बल भी हो, राइट, ह्यूमिलिटी है आपके अंदर नेचुरली, सरेंडर कभी नहीं करते हो, परसुएशन हमेशा आपका अच्छा है, हाँ, चीजों का हमेशा सबमिसिव नहीं हो, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ा रहे हो, विड्रॉ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा चीज अपना है, पॉइंट को हमेशा अच्छे तरीके से हम्बल तरीके से आगे रख रहे हो, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा मार्शल आर्ट, वो भी क्वेश्चन पूछा, और आपने ब्लैक बेल्ट
यस तो पता होना चाहिए, जरूर पता होगा क्योंकि ब्लैक बेल्ट को इसलिए मौका नहीं मिला हमें, वो भी तैयार करके जाओ, अच्छा करो। ऑल द बेस्ट। ऑल